प्रियम्बल हो गया है, प्रियम्बल प्रियम्बल हो गया है, बैग ऑफ बोरिंग हो गया है, इंट्रोडक्शन हो गया है, इंट्रोडक्शन हो गया है। अब लिखो चैप्टर नंबर 1, यूनियन एंड इट्स स्टेट्स। ऐसे लगभग 10, 12, 15 चैप्टर्स होंगे, काम कंप्लीट हो जाएगा। देखो चैप्टर 1, द यूनियन एंड इट्स स्टेट। द यूनियन एंड इट्स स्टेट। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को हमने कितने पार्ट्स में तोड़ रखा है, 2 पार्ट्स में बोला था, जो भड़ के बाद में कितने हो गए, 25 पार्ट्स। देखो ये है कॉन्स्टिट्यूशन। हमने कॉन्स्टिट्यूशन को कई सारे किसमें तोड़ रखा है, चैप्टर्स में। इन चैप्टर्स को क्या बोलते हैं, पार्ट्स। मैं तुम्हें पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ इसलिए चैप्टर बोल रहा हूँ। जैसे ही 1-2 चैप्टर हो जाएंगे तो मैं पार्ट्स बोलना शुरू कर दूंगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, पार्ट्स। जैसे हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 1। मैं पार्ट 1 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम फेमिलियर किस चीज़ से हो, चैप्टर से। ठीक, हमने अभी तक बेसिक समझा कॉन्स्टिट्यूशन का, व्हाट, वाई, हाउ, क्या ज़रूरत है, क्यों होता है। इसके बाद हमने एक बैग ऑफ बोरोइंग्स पढ़ा था कि हमने कहाँ से कौन सा प्रोविज़न लिया है। ठीक, इधर हमने ड्राफ्टिंग कमेटी वगैरह भी पढ़ी थी, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ी थी, रिपब्लिक क्यों बनाते हैं पढ़ा था। ठीक, इस अब हमने फिर एक तीसरा चैप्टर पढ़ा था, प्रीएम्बल, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू, सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, पूरा पढ़ लिया था। अब चौथा हम पढ़ने जा रहे हैं यूनियन एंड टेरिटरीज। ये कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर 1 को क्या बोलते हैं, पार्ट 1। अब एक बात बताओ, जब मैं किसी जगह का कॉन्स्टिट्यूशन बनाऊंगा, किसी एक एरिया एक रूल तैयार करूंगा, मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा, हाँ, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये रूल बुक लगती कहाँ पे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये मान लो ये पेन है, एक रूल बुक। मैं कह रहा हूँ ये पेन के हिसाब से तुम सब चलोगे, तो पहले तो मुझे ये बताना पड़ेगा ना ये पेन कितने एरिया में लगेगा। कि अब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो श्रीलंका पे तो लग नहीं जाएगा, है ना। तो पहले जो पहला चैप्टर है वो पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे यूनियन और टेरिटरीज को, इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री समझाने की कोशिश करेंगे। इंडिया की इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री कि इंडिया है क्या, है ना। और उससे भी पहले हमें यह समझाना पड़ेगा कि इसका नाम क्या है। मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन नाम की किताब हम समझने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा ना ये कॉन्स्टिट्यूशन नाम की किताब लग किस पे रही है, उस जगह का नाम क्या है। तो उस जगह का नाम क्या है, इंडिया, दैट इज भारत। ये याद रखना, क्लैट 2016 का क्वेश्चन है जिसमें उसने सीधे पूछ लिया था कि इंडिया का दूसरा नाम बताओ। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स मतलब बहुत सारे स्टेट्स मिलके क्या बनाएंगे, बहुत सारे स्टेट्स मिलके क्या बनाएंगे, इंडिया। अब देखो यहां पे 2 चीजें समझने की हैं। मैंने तुमको क्या बोला, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब बहुत सारे स्टेट्स मिलके क्या बना रहे हैं, इंडिया। सेम चीज यूएस में भी हो रही है। ठीक, पक्का। बस यूएस में देखो डिफरेंस क्या है,
यूएस में ये जो स्टेट्स हैं इनके पास राइट है यूएस से अलग होने का। समझे क्या कह रहा हूं? यूएसए में जो ये 50 स्टेट्स हैं इनके पास राइट है किससे अलग होने का? यूएस। इन स्टेट्स के पास इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करने का राइट है। इन्होंने अग्रीमेंट किया, ये साथ आ गए, कंट्री बन गई। बट इंडिया में ये स्टेट्स के पास राइट नहीं है, इसीलिए इंडिया एक इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इसका क्या मतलब है? स्टेट्स तोड़े जा सकते हैं, स्टेट्स खत्म किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, हमने उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तोड़ा, हमने बिहार को बिहार और झारखंड में तोड़ा, हमने मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ नाम का स्टेट निकाल दिया, हमने आंध्र प्रदेश से तेलंगाना नाम का स्टेट निकाल दिया। निकाला कि नहीं? निकाला ना। और अभी मैं एक चीज़ और बता दूं, बहुत जल्दी यूपी भी टूटने वाला है। अभी तुम देखना, तुम्हारे एग्ज़ाम के आसपास शायद टूट जाए। देखो, हाँ देख लेना, रिचार्ज वाली बात सच निकली कि नहीं? तो इंडिया में स्टेट्स डू नॉट हैव द राइट टू सिसीड, मतलब अलग होने का राइट नहीं है। खुद से स्टेट्स अलग नहीं हो सकते। कल उठ के केरला बोले कि आई डोंट नो लॉन्गर वांट टू बी पार्ट ऑफ इंडिया, तो ये अलाउड नहीं है। यूएसए में ये हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। सुनने में भारी लगेगा, बहुत आसान सी बात है। इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन मतलब इंडिया नहीं टूट सकता, स्टेट्स टूट सकते हैं। समझ में आया? पक्का? तो देखो, अब पहला क्या था, हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 1। पार्ट 1 में 4 आर्टिकल्स हैं। पार्ट 1 में 4 आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 1 डिफाइन करता है इंडिया का नाम। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1 क्लियर। आर्टिकल 2 में देखो क्या बोलता है। आर्टिकल 2 में ये बोलता है कि इंडिया के पास ये राइट होगा कि वो किसी फॉरेन टेरिटरी इंडिया का पार्ट बना ले। सिक्किम को बनाया भी था, पढ़ेंगे अभी हम। सिक्किम 19 इंडिपेंडेंट स्टेट हुआ करता था, फिर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुआ, आर्टिकल 2 सब क्लॉज ए, और सिक्किम बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। सिक्किम बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। अब इसके बाद देखो आर्टिकल 3 क्या कहता है। आर्टिकल 3 ये कहता है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है या पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंट के पास ये राइट होगा कि वो किसी भी एक स्टेट को 2 में तोड़ दे, 2 या 2 से ज़्यादा में तोड़ दे, वो किसी भी स्टेट का नेम चेंज कर दे, क्या दो स्टेट्स को मिला के एक स्टेट बना दे। ये राइट किसके पास होगा? पार्लियामेंट के पास। समझ में आ रहा है? लिखो लिखो आर्टिकल 1। इंडिया दैट इज भारत has currently 29 states, has currently 29 states and 7 union territories, and 7 union territories। 7 union territories के नाम लिखो। ऐसा करो, ये होमवर्क करना, वो मतलब नहीं है। 7 यूनियन टेरिटरीज के नाम लिखो। इसमें बस एक चीज पे याद रखना, स्टेट्स में
जो यूपी बिहार वाला स्टेट होता है, इसमें गवर्नर होता है, उसके नीचे चीफ मिनिस्टर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, मंत्री परिषद। पर जो यूनियन टेरिटरी होती है, भाई इंडिया यही दो लोग ही तो बना रहे हैं, 29 राज्य हैं और 7 यूनियन टेरिटरी है ना, इज इक्वल टू इंडिया है। इंडिया में सबसे ऊपर प्रेसिडेंट होता है, उसके नीचे प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर के साथ उसकी मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। स्टेट में गवर्नर होता है, गवर्नर के साथ सीएम होता है, सीएम के साथ उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। यूनियन टेरिटरी में देखो क्या होता है, यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट जनरल रूल करता है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी छोटी होती है। अब तुम बोलोगे जब स्टेट होता है तो यूनियन टेरिटरी क्यों बनाते हैं? देखो यूनियन टेरिटरी तब बनाई जाती है जब किसी जगह का कल्चर एकदम डिफरेंट हो। कैसे? हाँ देखो, यहाँ पे गोवा था, चाहते तो हम गोवा को महाराष्ट्र में मिला देते या कर्नाटक में मिला देते, पर हमने गोवा को अलग क्यों रखा? क्योंकि पूरे इंडिया पे राज किया था ब्रिटिश ने, पर गोवा पे राज किया था पोर्चुगीज ने, तो कल्चर अलग हो गया। यहाँ पे पौंडीचेरी है, 4 पार्ट्स में पौंडीचेरी डिवाइडेड है, छोटा छोटा। पौंडीचेरी जो है उस पर रूल किसने किया था? फ्रेंच ने, तो कल्चर अलग हो गया, तो हमने पौंडीचेरी को भी क्या बनाया? एक अलग यूनियन टेरिटरी। यहाँ देखो चंडीगढ़ है, अब चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों की कैपिटल है, तो अब वहाँ पे भी दिक्कत है, तो हमने चंडीगढ़ को भी क्या बना दिया? यूनियन टेरिटरी। अब दिल्ली देखो, दिल्ली में चाहते तो स्टेट बनाते और बनाया भी, केजरीवाल है, लेकिन यूनियन टेरिटरी क्यों कंसीडर करते हैं? कि नॉर्मली क्या होता है, स्टेट के पास बहुत सारी पावर होती है, पर दिल्ली में इतनी पावर्स नहीं दी गई। क्यों? मान लो पुलिस किसके पास होती है? स्टेट के पास। अब अगर हम दिल्ली की राज्य सरकार को पुलिस की पावर दे देंगे तो हो सकता है प्राइम मिनिस्टर को ही ट्रैफिक में फंसवा दे, तो वहाँ की पुलिस हमको अपने अंडर में रखनी थी, इसलिए दिल्ली पुलिस केजरीवाल की नहीं सुनती, सीधे होम मिनिस्ट्री की सुनती है। तो जो ऐसी जगहें होती हैं जो सेंसिटिव होती हैं, कल्चरली अलग होती हैं, उनको हम क्या बना देते हैं? यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। ऐसा प्रदेश जिसपे किसका शासन होगा? सीधा केंद्र का, और केंद्र किसको बैठाता है? एलजी को। लेकिन 2 ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं, क्वेश्चन आता है इन पे, जिनमें एलजी तो होगा पर साथ ही साथ विधानसभा भी दे दी गई है, मतलब वहां पे चीफ मिनिस्टर होता है पर उतना पावरफुल नहीं होता। वो 2 यूनियन टेरिटरी कौन है? एक है पौंडीचेरी और एक है दिल्ली। तुम देखो दिल्ली में भी चीफ मिनिस्टर होता है पर इतना पावरफुल नहीं होता है। समझ में आया? लिखो ये बात, 7 यूनियन टेरिटरीज ऑफ विच Delhi and Pondicherry, of which Delhi and Pondicherry, of which Delhi and Pondicherry have their own legislative assemblies, of which Delhi and Pondicherry have their own legislative assemblies, have their own legislative assembly, having their own chief minister, having their own chief ministers, while the rest of the union territories, while the rest of the union territories, while the rest of the union territories are governed directly by the lieutenant general, डायरेक्टली बाय, अरे यार ये बाद में लिखेंगे, लेफ्टिनेंट जनरल who is appointed by the president of India। मैंने क्या बोला? The chief minister is appointed by the governor, but the LG is appointed by the president of इंडिया। समझ में आया ये चीज? पक्का 100%। चलो आगे, इसके आगे बाद में लिखो, इन 1961, आगे पॉइंट लिखो, इन 1961
गोवा वॉज लिबरेटेड फ्रॉम पोर्चुगीज कंट्रोल। गोवा, देखो हमें आज़ादी कब मिली, लेकिन गोवा को आज़ादी कब मिली? फ्रॉम पोर्चुगीज कंट्रोल। इससे एक चीज़ और हमें समझ में आती है, मैंने पिछले क्लास में बताया था 1498 में वास्को डी गामा आया था इंडिया, जब मैं पूरा ऑस्ट्रेलिया यूएस का कॉन्सेप्ट बता रहा था, तो मैंने तो वास्को डी गामा इंडिया आया था 1498 में। वास्को डी गामा बिलोंग टू विच कंट्री? पोर्चुगल। अरे बेवकूफ़, अमेरिका कोई कंट्री नहीं थी, तभी तो पढ़ाया था, कोलंबस पहुंचा था। वास्को डी गामा केम फ्रॉम पोर्चुगल। तो देखो यूरोप से आने वाली पहली कंट्री कौन सी थी? पोर्चुगल, इंडिया में। और लास्ट में जाने वाली कंट्री कौन सी थी? पोर्चुगल। 1961 में गया है। तो द फर्स्ट यूरोपियंस टू एंटर इंडिया वर पोर्चुगीज in the year 1498 through Vasco de Gama, and the last European power to leave India is Portugal. Left India in the year 1961, and they were having control over which union territory or which state? Goa. Hence Goa was liberated in the year 1961 from the Portuguese. समझ में आया? अगला पॉइंट लिखो। Under Article 3, the Parliament by law, the Parliament, and the Parliament comprises of what? Lok Sabha, Rajya Sabha, and the President of India. All of these are equivalent to the Parliament. Under Article 3, the Parliament by law form a new state by altering the boundaries of an existing state. मैंने क्या बोला? Under Article 3, the Parliament by law, that is the Parliament through a law, can, form का मतलब create, can create a new state. How? By altering means changing, by changing the boundaries of the existing states. Example, Uttar Pradesh was divided into UP and Uttarakhand. Bihar got divided into Jharkhand. MP got divided into Chhattisgarh. Andhra Pradesh got divided into Telangana. Even Jammu and Kashmir, if you would look at Jammu and Kashmir, उसको भी 3 में तोड़ दिया। लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर। कौन तोड़ सकता है? पार्लियामेंट। मतलब पावर किसके पास है? पार्लियामेंट। तो यूपी कौन तोड़ेगा? पार्लियामेंट। अभी देखो 1 साल के अंदर। अब उसके पीछे पॉलिटिकल रीजंस हैं, वो एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, पर यूपी विल गेट रिचार्ज बढ़ा ना, यूपी भी टूटेगा। उनके पीछे पॉलिटिकल रीजंस हैं, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस देगी। बहन जी क्या चाह रही थी, मायावती जी क्या चाहती थी? यूपी टू बी डिवाइडेड इनटू 4 स्टेट्स, बट समाजवादी पार्टी हमेशा अपोज किया। सेंटर में कोई इतना पावरफुल आया नहीं। अभी जितना हम लोग भी समझते हैं, मोदी जी एंड योगी जी हैज़ अ कोल्ड वॉर, और अखिलेश का भी पोजीशन इज ऑल्सो राइजिंग। अब दोनों को बिलिटिल कैसे किया जा सकता है? अभी तो यूपी का जो सीएम होता है इज कंसिडर्ड एज सेकंड थर्ड मोस्ट पावरफुल पॉलिटिशियन ऑफ द कंट्री, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है। बट जब सबसे बड़ा राज्य ही नहीं होगा, जब ना बजेगा बांस, ना रहेगी बांसुरी, तो ना बजेगा बांस, जो भी होता है यही होगा। यूपी विल गेट ब्रोकन, देख लेना अभी। हाँ, 4 में तोड़ेंगे ऐसा बोल रहे हैं। एक यहाँ बनाएंगे ऐसे, मुझे यूपी का मैप अच्छे से नहीं आता, बट ऐसा बोल रहे हैं इधर बनाएंगे हरित प्रदेश, इधर बनाएंगे अवध, इधर एक बुंदेलखंड वाला रीजन बनाएंगे, और इधर एक पूर्वांचल बनाएंगे।
पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड, झांसी वाला इलाका और एक हरित प्रदेश। अभी देखो क्या होता है। सबके अलग अलग होंगे इलेक्शन, सबकी विधानसभा अलग अलग होगी, सबकी राजधानी अलग अलग होगी। यूपी से उत्तराखंड तोड़ा ना, पापा से पूछना 2000 से पहले उत्तराखंड वाज पार्ट ऑफ यूपी। यूपी नाम ही खत्म। पूर्वांचल, देखो ये आएगा नहीं एग्जाम में, मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ कि जब टूटेगा तो तुम मुझे बताना कि हाँ बोला था। ये 4 में टूटेगा, 4 या 3 जो भी में भी टूटेगा। जिसमें हम अभी बैठे हैं ये अवध में आ जाएगा, एक बुंदेलखंड का रीजन आएगा, एक हरित प्रदेश का आएगा और एक पूर्वांचल का आएगा। देखो इसके पॉलिटिकल रीजन हो सकते हैं, लेकिन इसके पीछे देखो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस भी होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस क्यों है? वो ये कहते हैं कि यार 25 करोड़ का पॉपुलेशन है, 25 करोड़ के पॉपुलेशन को अकेले एक सीएम रूल करना इज वेरी टफ। समझ रहे हो? चलो आगे। इट में इंक्रीज और डिक्रीज द एरिया ऑफ स्टेट। आर्टिकल 3 में लिखो इट में डिक्रीज द एरिया ऑफ अ स्टेट। अब इसमें क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं, बाउंड्रीज ऑल्टर कर रहे हैं, डिक्रीज इंक्रीज कुछ भी कर लो। इट में इंक्रीज और डिक्रीज द एरिया ऑफ अ स्टेट एंड कैन ऑल्सो चेंज द नेम ऑफ अ स्टेट। उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल कर दिया, केरलम कर दिया, और बताओ। अब देखो आगे चलो भाई, तुम्हारे करोड़ों का डील है क्या? अरे किसी की भी यार उनको बोलोगे मैं पढ़ रहा हूँ तो वो ये नहीं बोलेंगे कि फ़ोन उठाओ। मैंने शायद ही ऐसे कोई फादर देखे हैं जो तुम बोलो मैं पढ़ रहा हूँ फिर बोलेंगे नहीं बात करो। अब देखो वाटर में कहाँ तक हमारी टेरिटरी होती है? यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ तक लागू होगा। एक बता दिया स्टेट्स में लागू होगा, एक बता दिया यूटी में लागू होगा। अब पानी में देखो कहाँ तक लागू होता है। जैसे रोड पे हम किलोमीटर में नापते हैं चीज़ों को, लैंड पे, पानी में एक यूनिट चलता है नॉटिकल माइल। लैंड पे जैसे किलोमीटर चलता है, दूध में लीटर चलता है, पनीर में किलो चलता है, ऐसे ही पानी को हम नापते हैं नॉटिकल माइल्स में। 200 नॉटिकल माइल तक, 200 क्या होता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स। यहां तक इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन चलती है। समझ में आया मैंने क्या बोला? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, पक्का? इकोनॉमिक जोन्स। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इस लॉ से सारी कंट्रीज देखो इस लॉजिक से सारी कंट्रीज का 200 नॉटिकल माइल तक उसके अंडर आ जाएगा। ऐसा थोड़ी इंडिया को कुछ फेवर मिलेगा। इस यहाँ तक का 200 नॉटिकल माइल इस कंट्री के पास आएगा, यहाँ से 200 नॉटिकल माइल इस कंट्री के पास आएगा, इधर से 200 नॉटिकल माइल इस कंट्री के पास आएगा। तो सबको कहाँ कहाँ तक मिल रहा है रूल करने को? 200 नॉटिकल माइल्स। अब सवाल कहाँ बनेगा? ये 200 नॉटिकल माइल तक तो चलो समझ में आ गया कि किसका क्या है। ठीक, अब ये बताओ जो ये वाला एरिया बचा,
ये जो एरिया बच रहा है, यहां पे कौन रूल कर रहा है? यहां कौन रूल करेगा? तुम बताओ। अब ये वाला एरिया तो किसी का नहीं है, और इस पे जहाज तो सबके जाएंगे, क्योंकि दुनिया का 80% ट्रेड थ्रू वाटर होता है, क्योंकि सबसे सस्ता होता है ना। रोड जा नहीं सकती, हवा में कितना सामान ले जाओगे? तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे मान लो इधर इंडिया से एक शिप निकली, शिप निकली कहाँ? यहाँ, और इसने मार गिराई, तो अब यहाँ पे कौन से कोर्ट में केस होगा? यहाँ चलो इस चीज को यहाँ मारते तो सुप्रीम कोर्ट चले जाते, इस चीज को यहाँ मारते तो यहाँ के सुप्रीम कोर्ट चले जाते। यहाँ पे क्या होगा? अब देखो, जो ओपन वाटर्स होते हैं, ओपन वाटर समझ गए, जहां ब्लू है, जो ओपन वाटर्स होते हैं उस पे नियम चलता है, ओपन यूएन क्लॉज, क्वेश्चन आया हुआ है इस पे भी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। जो ओपन वाटर्स होते हैं जहां पे किसी का रूल नहीं होता, 200 नॉटिकल माइल तक उस कंट्री का रूल होता है, 200 नॉटिकल माइल के बाहर के जो ओपन वाटर्स होते हैं, उन ओपन वाटर्स पे यूएन का एक लॉ है जिसको बोलते हैं यूएन चार्टर। यूएन चार्टर उसका नाम है अनक्लॉस, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। समझ में आया? पक्का? अब देखो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था। एक बार उसने क्वेश्चन पूछा कि मान लो जो यहां पे कोई चीज है, अब एक चीज होती है मिनरल्स, खनिज होता है खनिज। अब अगर देश में खनिज मिलेगा तो मेरा हो गया, सरकारी संपत्ति। पर मैंने अभी तुम्हें पिछले क्लास में बताया था कि लैंड, तो कुछ मिनरल्स यहां पे भी तो दबे होंगे। ये वाले मिनरल्स जो ओपन सी में आ रहे हैं, टफ तो नहीं हो रहा? ये वाले मिनरल्स जो खुले समुद्रों में मिनरल पड़े, वो किसके? तुम बताओ किसके वो? अब इसके लिए भी ने क्या कर रखा है, देखो, जो ओपन सी है, जो ओपन सी है, उस ओपन सी के लिए क्या लॉ है? अनक्लॉस, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। अब पानी में जो मिनरल्स मिलते हैं उनको बोलते हैं पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। एग्जामिनर ने क्या क्वेश्चन पूछा, ये जो ओपन सी है, इस ओपन सी में ये जो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स पड़े हैं, इस पे किस कंट्री का रूल होगा? और अगर रूल होगा तो बांटा कैसे जाएगा? कैसे मतलब कि इंडिया तुम्हारा ये हिस्सा, श्रीलंका तुम्हारा ये हिस्सा, अमेरिका तुम्हारा ये हिस्सा, पाकिस्तान तुम्हारा ये हिस्सा, ये कोई बांटेगा ना कि ये वाली समुद्र का हिस्सा के नीचे मिलने वाला मिनरल तुम्हारा, कोई बांटेगा? इंसान कोई चीज छोड़ेगा क्या? जो जंगल काट दिए तो यहां से भी तो निकालेगा। अब देखो क्या होता है, अब देखो क्या होगा। ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा कि पहले तो पूछ लिया उसने ओपन सीज पे रूल किस क्या चलता है? अनक्लॉस, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। और ओपन सी में मिलने वाले मिनरल्स को बोलते हैं पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स।
इन पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सट्रैक्शन कौन करेगा? ये डिसाइड करता है अनक्लॉस की एक बॉडी है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, जिसका हेडक्वार्टर है जमैका में। अभी क्रिस गेल है, क्रिस गेल कहाँ का है? जमैका। जमैका में ही क्या है? इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का हेड क्वार्टर। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी वो संस्थान है जो दुनिया ये बताती है कि तुम्हारा कहाँ पे ओपन सीज में तुम्हारी किस जगह कितनी हिस्सेदारी है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन और तुम्हारे क्या आएगा, ये भी पूछा उसने। अभी मैं ये भी बताऊंगा उसने तुमसे क्वेश्चन क्यों पूछा। तुम बोलोगे इतना टफ पूछता है, उसका रीजन है। अब एक बात बताओ, पानी में अभी तक ह्यूमंस 6 किलोमीटर तक नीचे जा पाए हैं बस। ड्रिल करने में टेक्नोलॉजी लगेगी, गोता खा के आना नहीं है, ऊपर नीचे रुकना पड़ेगा, ड्रिल करना पड़ेगा। अरे मेरे भाई ये समझो, ये लैंड है, ये ओशन है। अगर इसके नीचे जो पड़े पॉलीमेटालिक नोड्यूल निकालने हैं मुझको, तो मुझे यहाँ कोई कैंप लगा के ड्रिलिंग करनी पड़ेगी, तब मैं निकालूंगा, तब मैं लाऊंगा, तब मैं अर्थ में भेजूंगा। तो अभी तक अर्थ 6 किलोमीटर, यहाँ से हम लोग 6 किलोमीटर नीचे जा पाए। कितना? 6 किलोमीटर। सोचो अर्थ कितना, अभी हमने कितनी कम चीज़ें डिस्कवर की हैं। अर्थ कितना बड़ा है, उसमें हम सिर्फ 6 किलोमीटर तक गड्ढा यहाँ खोद पाए पानी में। मैं लैंड की बात नहीं कर रहा हूँ, पानी में। अब देखो, अब एक छोटी सी कंट्री मान के चलते हैं बांग्लादेश। भाई जब अनक्लॉस बंटवारा करेगा, अनक्लॉस में इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ये पॉलीमेटालिक नोड्यूल दुनिया भर को बांटेगी, तो यूएस को भी बांटेगी, इंडिया को भी बांटेगी, बांग्लादेश को भी बांटेगी, श्रीलंका को भी बांटेगी, सबको बांटेगी बराबर बराबर। लेकिन तुम बताओ, क्या बांग्लादेश के पास टेक्नोलॉजी है? वो अपने देश में खाना ही नहीं खिला पा रहा है जो कंट्री, उसके पास इतने पैसे हैं कि वो यहाँ से एक मिशन भेजे पानी में, फिर पानी में वो जाके ड्रिलिंग करें, टेक्नोलॉजी लगाएं, मेटल लाएं, फिर ऊपर ला के ऊपर भेजें। इतना पैसा होगा? तो ये कंट्रीज करती क्या है? अपनी हिस्सेदारी बड़ी कंट्रीज को बेच देती हैं कि भैया हम तो निकाल नहीं पाएंगे। अब मान लो हम सब में कुछ रिसोर्सेज बटें और उसकी टेक्नोलॉजी सिर्फ मेरे पास हो, और तुमको पता है उस टेक्नोलॉजी से मैं मान लो 50 लाख रुपए कमाता हूँ, तुम भी 50 कमा सकते हो, पर तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो तुम मुझसे शायद बोलो भाई मुझे 10 लाख दे दो और जो वहाँ मिले ले लेना। यही तो करोगे कि ये बोलोगे नहीं नहीं हम तुम्हें 50 नहीं कमाने देंगे, भले हम 10 ना कमा पाए। ऐसा होता होगा? जहां कुछ नहीं मिल रहा है कुछ भी मिले, नहीं तो वो बोल देगा कि जाओ ले लो। अब तुम वो कहाँ इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी हर कंट्री के पास होगी अभी तक। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा देखो 2021 में, अभी तक 2021 तक इंडिया भी अपनी किसी बड़ी कंट्री को बेच और कुछ पैसे ले लेता था। मान लो 100 रुपया उस कमाए जा सकते थे, 20 रुपए ले लिए और कह दिया भैया पट्टे पे दे दे। जैसे ज़मीन, पट्टे पे ज़मीन देते हैं ना कि सजियार से एक पैसा ले लिया, फिर सजियार अब जो कमाए खाए। तो बड़ी कंट्रीज पट्टे पे ले लेती थी कि 20 रुपए तुमको मैंने दे दिए, अब मैं अंदर क्या कमाओ खाऊं तुमसे मतलब नहीं है। 2021 में इंडिया ने एक मिशन भेजा, सबने नाम सुना होगा लेकिन इतनी डिटेल से कोई जानता नहीं होता। समुद्रयान, समुद्रयान जिसको बोला गया इंग्लिश में डीप ओशियन मिशन। यही क्वेश्चन 5 मार्क्स का उसने पूछा, और जो मैंने तुमसे सवाल डिस्कस किए यही सवाल पूछे। अब आदमी क्या सोचेगा इतना टफ पूछता है, वो पूछा क्यों गया था? वो ये जानता था कि एग्जाम में ये चीज़ न्यूज़ में आ गई थी कि इंडिया अब पट्टे पे ना दे के खुद जाएगा, एक्सप्लोर करेगा, और उस मिशन का नाम रखा उसने डीप ओशन मिशन, माने समुद्रयान। तो जब अब ये तुम खुद जरा ठंडे दिमाग से सोचो, ये कितनी बड़ी चीज थी। सोचो
इसीलिए उसने उसमें से इतने सारे सवाल निकाल दिए जो मैंने तुमसे अभी डिस्कस किए कि पॉलीमेटालिक नोड्यूल बांटता कौन है, पॉलीमेटालिक नोड्यूल होता क्या है। यूएन का एक लॉ है अनक्लॉस। अनक्लॉस में एक बॉडी बनाई गई है इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी, जिसका हेडक्वार्टर है जमैका में। वो सबको बांटती है, पट्टे पे दे देती है, हिस्से दे देती है। अब तुम्हारे अंदर टेक्नोलॉजी है तो जाओ निकाल लो, और टेक्नोलॉजी नहीं है तो किसी को पट्टे पे दो। तो सारी कंट्रीज यूजुअली बड़ी टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज को पट्टे पे दे देती थी, अमेरिका वगैरह को। इंडिया भी देता रहा था। 2021 में इंडिया ने बोला अब हम अपना काम खुद करेंगे। जाती रहती हैं यार ऐसी बहुत सारी। मैं तुमको सिर्फ ये रेलेवेंस बता रहा हूँ, जिसको सबने इसलिए नहीं किया, लेकिन मुझसे उस टाइम पे मैंने जिसको बताया था उसने क्वेश्चन सॉल्व किया था। क्योंकि ये देखो, ये इसलिए नहीं है कि टेक्स्ट समझ के जाते कि ये पूछ क्यों रहा है, तो क्वेश्चन टफ नहीं था। समुद्रयान और डीप ओशन मिशन न्यूज में था। अब जब तुम समुद्रयान और डीप ओशन मिशन पढ़ोगे तो तुम ये भी पढ़ोगे कि है क्या, और क्या है तो तुम, मैं हमेशा पढ़ाते ही हूँ क्यों है, और क्यों है ये बताया गया। यही उसने 5 मार्क का सीधा क्वेश्चन पूछ लिया था, इसमें से 5 क्वेश्चंस बना दिए थे। समझ में आया? पक्का? हम पढ़ क्या रहे थे? कॉन्स्टिट्यूशन। चलो आगे, आगे लिखो सिटीजनशिप पार्ट 2। सिटीजनशिप भी पढ़ाई हुई है, सिटीजनशिप पढ़ाई हुई है। सिंगल सिटीजनशिप पढ़ाई थी, डुअल सिटीजनशिप पढ़ाई थी, 5 टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप बताई थी। बर्थ, रजिस्ट्रेशन, एक्वायर्ड टेरिटरी, नेचुरलाइजेशन, डिसेंट, ब्रांड। फिर बताया था 3 तरीके जिससे तुम्हारी सिटीजनशिप ली जा सकती है। डिनाउंस, रेनाउंस, डिप्राइव, टर्मिनेट, DRT बताई थी। तो सिटीजनशिप भी ओवर है। सिटीजनशिप पे लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट, बताया था आर्टिकल 11 में। होम, हाँ हाँ, होम मिनिस्टर जब बताया था कि अगर जैकलिन को चाहिए होगी सिटीजनशिप तो किसके पास जाएगी? अमित शाह। अमित शाह की बात तो जाएगी। चलो, तो पार्ट 2 भी कंप्लीट है। इसके बाद लिखो, सिटीजनशिप करा तो रखा है, सुनना हो तो सुन लो, करा तो रखा है यार, डिटेल में कराया है। इसके बाद लिखो आर फेडरल स्ट्रक्चर, पढ़ाया, मैं बता दो ना एक तरीका है पढ़ाने का। लिखो तो आर फेडरल स्ट्रक्चर, द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल का मतलब बताया था लिस्ट, शेड्यूल का मतलब बताया था। हाँ बोलो, इस पे हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं। शेड्यूल का मतलब बताया था लिस्ट? नहीं, अभी सुन लो। देखो, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं तो हम लिखते हैं। अब ऐसा कई बार होता है कि तुमको कोई ऐसी चीज लिखनी थी जिसमें डिटेल में ऐसे ऐसे लिखना पड़ता, तो इससे बुक गंदी होती है, ऐसे तो बच्चे लिखते हैं। तो हम मैच्योर लोग क्या करेंगे, हम ऐसे करके आर्टिकल 1 लिखेंगे और समझा देंगे, और यहाँ एक स्टार लगा देंगे और कह देंगे आप पेज के आखिरी में पढ़ना। मतलब अभी मैंने तुमको बताया इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो मुझे बताना पड़ेगा यूनियन नहीं, स्टेट कौन कौन सा है और यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी है, बता लिखनी पड़ेंगी। अब अगर मैं यहीं लिख दूंगा तो कितनी गंदी लगेगी कॉन्स्टिट्यूशन, कि पहले लिखा फिर ऐसे 28 स्टेट लिख दिए, गंदा नहीं लगेगा? तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ बात लिख दूंगा इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, और यहाँ एक स्टार लगा दूंगा कि ये जो स्टेट्स और टेरिटरी की बात हो रही है पन्ना पलट के लास्ट में देख लेना, लिस्ट 1 में। क्योंकि ये पहली ऐसी आइटम आई जिसमें लिस्ट लग रही है, एक लिस्ट बन रही है। तो हम अब कानूनी भाषा में हम लिस्ट को क्या बोलते हैं? शेड्यूल। तो शेड्यूल 1 बन गया। अब ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में कई बार ऐसी चीजें आएंगी जहां पे तुमको एक लिस्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी।
जैसे मान लो कॉन्स्टिट्यूशन में सैलरी बतानी पड़ेगी कि एमपी की इतनी सैलरी होगी, एमएलए की एमएलए बोल रहा हूँ, एमपी की इतनी होगी, प्रेसिडेंट की इतनी होगी, पीएम की इतनी होगी, फलाने की इतनी होगी, सुप्रीम कोर्ट जज की इतनी होगी, हाई कोर्ट जज की इतनी होगी। तो अब मैं सैलरियाँ लिखूंगा, कितनी गंदी लगेगी। तो मैं एक प्रोविज़न बनाऊंगा, जैसे मान लो मैं एमपी डिस्कस कर रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन में, तो मैं लिख दूंगा कि एमपी की जो सैलरी है वो मैंने लिस्ट नंबर 2 में लिख दी है, लिस्ट नंबर 2 आप लास्ट में देख लो जाके। हाई कोर्ट जज की सैलरी मैंने लिस्ट 2 में लिख दी है, लिस्ट 2 आप बाद में देख लो जाके। सुप्रीम कोर्ट जज की सैलरी मैंने लिस्ट 2 में लिख दी है। तो ये क्या हो जाएगा, शेड्यूल 2। और डरो मत, कानूनी भाषा में लिस्ट को शेड्यूल बोलते हैं। कुछ तो टफ बनाएंगे ना, तो कैसे तुम लोग समझो। आम जनता बैठी है, अब उसको वकालत करनी है, अब ब्रिटिश है उस टाइम पे, तो वो कैसे बताएगा वकालत बहुत टफ है, लैंग्वेज टफ कर देगा। अब जैसे एक वर्ड होता है प्राइमा फैसी, प्राइमा फैसी, अब सुनने में लगेगा प्राइमा फैसी, प्राइमा फैसी क्या होता है? प्राइमा फैसी का बस इतना सा मतलब होता है पहली बार में देख के ये लगता है। हाँ, जैसे तुम ये बोलते, जैसे तुमसे कि तुमको क्या लगता है चोर कौन है, तो तुम बोलोगे मुझे देखने तो ये लग रहा है फलाना चोर है। लॉयर क्या बोलेगा, प्राइमा फैसी लगता है कि हुमाम है। बात वही है, चीज वही है, लिस्ट है। सूची बोल सकता था, लिस्ट भी बोल सकता था, लेकिन जब ऐसे तो सबको समझ में आएंगी ना चीजें, तो शेड्यूल बोलो। अब तुम सोचो कि शेड्यूल क्या है, अब तुम सोचो शेड्यूल क्या है, उसको पता है शेड्यूल क्या है, समझ में आ रहा है? लैंग्वेज, हाँ सब मिलेगा, लेकिन वही है, वो मिलेगा भी उसको जो ढूंढना चाहेगा। अगर सबको मिल जाता तो सब नहीं बन जाते। दिलूलू, अब जैसे देखो मान लो, अब सबकी अपनी अपनी शपथ होती है, प्रेसिडेंट की अपनी शपथ होती है, प्राइम मिनिस्टर की शपथ होती है, सुप्रीम कोर्ट जज की एक शपथ होती है। तो शपथ का फॉर्मेट होगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा कि चीफ जस्टिस की शपथ के बारे में कहाँ लिखा हुआ है, लिस्ट 3 में। सबकी शपथ कहाँ लिख दी, लिस्ट 3 में। ऐसे करके कितनी लिस्टें बन गई। जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ तो ऐसी हमारे पास कितनी थी, 8। समझे क्या कह रहा हूं? लेकिन आज के समय में कितनी लिस्ट हैं, बोलो? 12। और इन 12 लिस्ट से हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं। इन लिस्ट को तुरंत तुरंत समझ लेते हैं। शेड्यूल, जब मैं शेड्यूल समझाऊंगा फेडरल स्ट्रक्चर, तुम अपने आप समझ जाओगे। फेडरल स्ट्रक्चर तो ये था, मैं तुमको ये पढ़ा दे रहा हूं, तुम अपने आप ही समझ जाओगे। ठीक, अब देखो, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ 1950 में, तो कितनी लिस्ट थी, 8। अभी कितनी है? शेड्यूल का मतलब, तभी तुमने देखा लोग बोलते हैं मेरा शेड्यूल तैयार कर दो। आज का क्या शेड्यूल है, आज की क्या लिस्ट है? शेड्यूलिंग कर दो, लिस्टिंग कर दो, सिर्फ वर्ड्स हैं। अगर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है, फिर उसके बाद तुमको सिर्फ भाषा सीखनी होती है, और फिर तुम 98-97% लोगों से ऊपर हो जाते हो। सब वही है, बस वो लैंग्वेज अलग बोलता है ताकि एक सोफिस्टिकेशन बना रहे, सबको समझ में ना आए। अब तुम देखो, ऐसी 12 लिस्ट हैं। पहली लिस्ट में लिखा है, ये याद करनी है, हर साल 2 क्वेश्चन आता है, यूनियन एंड टेरिटरी के नाम। दूसरी लिस्ट में लिखी है सैलरी, कि किसको कितनी सैलरी मिलेगी।
तीसरी लिस्ट में लिखा है ओथ। चौथी लिस्ट में लिखा है राज्यसभा की सीट्स। यूपी को राज्यसभा में कितनी सीट मिलेगी, बंगाल को कितनी मिलेगी, छत्तीसगढ़ को कितनी मिलेगी। राज्यसभा में सीटें अलग अलग होती है ना सबकी, तो वो भी लिस्ट बन जाएगी कि यूपी को 40 सीट, उत्तराखंड को 2 सीट, लद्दाख को 1 सीट। राज्यसभा की सीट किस शेड्यूल में लिखी है? 4। समझ में आया? फिर इसके बाद ये है तुम्हारी शेड्यूल कास्ट के लिए लिस्ट, शेड्यूल ट्राइब्स इन 4 स्टेट्स। देखो शेड्यूल कास्ट का मतलब क्या होता है और शेड्यूल ट्राइब क्या होता है? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का क्या मतलब होता है? हम 5 बताएंगे, लेकिन तुम पहले तो देखें तुमको आता कहाँ तक है। अब तुमको यही नहीं आएगा तो तुम्हें बाउंसर मार देंगे, और तुमको ये नहीं आता होगा तो पहले तुमको सुर्री खिलाएंगे। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब क्या होती है? कास्ट होती है ऐसी कास्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड हो कि वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है। तो उन कास्टों की लिस्ट, कास्ट की लिस्ट शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल मतलब लिस्ट, कास्ट मतलब कास्ट। ऐसी लिस्ट, उन कास्टों की लिस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है, वो हो गई शेड्यूल कास्ट। ऐसी ट्राइब्स जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है एक लिस्ट में, तो शेड्यूल ट्राइब। जनजाति। नहीं समझे? आज समझ में आया एससी का मतलब? जो कास्ट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं कि ये सोशली और एजुकेशनली पीछे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में एक लिस्ट बनी हुई है, वो हो गई शेड्यूल कास्ट। एनी कास्ट दैट कम्स अंडर दिस लिस्ट विल बिकम अ शेड्यूल कास्ट। इसलिए तुमने देखा होगा कुछ लोग बोलते हैं चुनाव के दौरान कि सर हम आपको वोट तभी देंगे जब आप हमको शेड्यूल कास्ट का स्टेटस दिलाएंगे। होता है कि नहीं? होता है, मांग करते हैं। ओबीसी की मांग कर देंगे कि ओबीसी का हमको स्टेटस दिया जाए, हमको एससी का स्टेटस दिया जाए। एससी का स्टेटस देने का क्या मतलब है? हमने बोल दिया कि तुम आज से एससी तो तुम एससी। तुम्हारी कास्ट को हमको कॉन्स्टिट्यूशन में उठा के शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में डालना पड़ेगा, तब तुम्हारी कास्ट एससी कास्ट कहलाएगी। समझे? तुम्हारी ट्राइब को हमको उठा के शेड्यूल में डालना पड़ेगा, एक लिस्ट में डालना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन की, तब तुम्हारी ट्राइब शेड्यूल ट्राइब कहलाएगी। अब यही 5 है। त्रिपुरा एक स्टेट है, सुना होगा त्रिपुरा। असम एक स्टेट है, मेघालय एक स्टेट है, मिजोरम एक स्टेट है। तामेमी याद करने का तरीका, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम में जो शेड्यूल एरियाज हैं, शेड्यूल एरियाज और जो यहाँ पे एससी रहते हैं, इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं। इन 4 स्टेट के अलावा जो रहने वाले शेड्यूल एरियाज हैं उनके लिए 6th शेड्यूल में प्रोविजन है। 7th में हमने अब यूनियन गवर्नमेंट किस पे लॉ बनाएगी, स्टेट किस पे लॉ बनाएगी, यूनियन और स्टेट दोनों किस पे बनाएंगे, इसकी भी एक लिस्ट तैयार होगी कि नहीं? तैयार होगी लिस्ट ना, कि केंद्र सरकार फला चीज पे बनाएगी, राज्य इस पे बनाएगी, दोनों इस पे बनाएंगे, तो लिस्ट तैयार हो जाएगी। डिफेंस, टेलीकम्युनिकेशन, मिनरल्स, माइंस, खनिज पनिज सारी चीजें आ जाएंगी, इसकी भी लिस्ट बनेगी। शेड्यूल 7। 8 क्या है? भारत की 22 लैंग्वेजेस हैं ऑफिशियल। कितनी लैंग्वेज है इंडिया में टोटल? इन 22 लैंग्वेजेस की लिस्ट, इसमें भोजपुरी नहीं आती है। 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की। यूपीएससी का एग्जाम दोगे तो 22 एग्जाम में होता है। देखो नीट का पेपर 13 में होता है, अभी पढ़ाया था अभी नीट का पेपर 13 लैंग्वेज में होता है। तो 8th क्या है? 22 ऑफिशियल लैंग्वेज। फिर 9th क्या है? 9th क्या है?
एंड ये देखो, ये लिखो लैंड रिफॉर्म, ये थोड़ा टेक्निकल है, ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। लैंड रिफॉर्म्स। 10th है तुम्हारा एंटी डिफेक्शन लॉ, जो एक पार्टी छोड़ चुनाव लड़ते हैं, किसी पार्टी से चले जाते हैं किसी और पार्टी में, दल बदलू कानून, दल बदल कानून, उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। उस चीज को हमने कहाँ एक्सप्लेन किया है? शेड्यूल 10 में। शेड्यूल, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में आया था थ्रू 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985। मैंने तुमको क्या बोला था? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे? 8। 8 के बाद चेंज हुआ, तो पहला वाला जो शेड्यूल आया था वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आ गया था। मतलब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को पहली बार बदलने की कोशिश की थी, तो हमने क्या ऐड किया था? 9th शेड्यूल। जब हमने 52वीं बार कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की कोशिश की, तो हमने कौन सा ऐड किया शेड्यूल? 10th शेड्यूल। समझ में आ रहा है? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थे, बाकी 4 धीरे धीरे आए हैं। तो 9वां शेड्यूल आया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू। मतलब जब हमने पहली बार संविधान बदलने की कोशिश की, तो हमने क्या डाला? 9th शेड्यूल। मैं समझाऊंगा अभी 9th शेड्यूल क्या होता है। टफ लग रहा है? पूछ लो, हर साल 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। मैं अभी समझाऊंगा, मैंने क्या बोला। मैं अगर अभी लैंड रिफॉर्म समझाने जाऊंगा फिर तुम्हारा ये रह जाएगा। तुम अभी अपने घोड़े थाम के रखो, लैंड रिफॉर्म में समझाऊंगा। अब फिर उसके बाद 10वीं शेड्यूल कब आई? जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को कितनी बार कौन सी बार चेंज किया? 52वीं बार। 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। जब कॉन्स्टिट्यूशन को बदलते हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इस चीज़ को प्लीज़ ये सोच के मत छोड़ो कि टफ है, हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं, और मैं बहुत ध्यान से समझा रहा हूँ, ध्यान से पढ़ लो। 1985। अब 11th शेड्यूल क्या है? पंचायती राज। सुना है? पंचायती राज के पास भी तो कुछ पावर है। पंचायती राज 29 सब्जेक्टों पे पावर दी गई है। ये 29 सब्जेक्ट लिखे हुए हैं 11th शेड्यूल में। पंचायती राज, सरपंच जी, प्रधान पंचायत। ये आया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 1992 में। बता रहा हूँ, ये है 18। 29 चीज़ों पे वो लॉ बना सकते हैं। नाली पे, मेले पे, चुंगी टैक्स। पंचायत राज के पंचायती प्रधान जी के भी तो कुछ ताकतें हैं, लिमिटेड पावर है प्रधान जी के पास भी। वो क्या क्या चीज़ों पे कानून बना सकते हैं, वो 29 चीज़ों पे कानून बना सकते हैं। वो 29 चीज़ें यहाँ लिखी हैं, आज घर जाके गूगल करना, समझ जाओगे। याद करने की ज़रूरत नहीं है, 29 चीज़ें तुम्हें याद नहीं रखनी है। वो वीडियो याद रखेंगे, डीडीओ याद रखेंगे, उनके पास प्रधान जी आते हैं। 12th शेड्यूल क्या है? 12th शेड्यूल में पंचायती राज आया तो शहरों में अर्बन लोकल बॉडी आई थी, म्यूनिसिपैलिटी। अब म्यूनिसिपैलिटी के पास कितनी चीज़ों में पावर है? 18। म्यूनिसिपैलिटी शेड्यूल 12 कब आया? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। 74th। समझ में आया मैंने क्या बोला? बहुत टफ है ना, तभी तो हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं। इसे समझना है। अरे वो तुमसे सिंपल पूछ लेगा, सीट्स ऑफ राज्यसभा रिटन इन विच कॉन्स्टिट्यूशन, विच शेड्यूल। सीधे पूछ लेगा म्यूनिसिपैलिटीज मेंशन्ड इन विच शेड्यूल? 12। हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन म्यूनिसिपैलिटी? थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? 73rd। 18 आइटम्स। भाई अगर लर्न करना टफ है, मैं बिना देखे लिख रहा हूँ। एक्सेप्शनल कुछ नहीं होता है भाई, एक्सेप्शनल तो मैं, तुम ऑफिस रूम में मिलना। तो तुम भी याद कर लोगे यार, इसमें क्या है। देखो तुमको याद क्या क्या करना है। पहला शेड्यूल 1 में तुमको एक चीज याद रखनी है कि इसमें क्या आता है, ठीक। शेड्यूल 2 में क्या आता है? शेड्यूल 3 में क्या आता है? ओथ। शेड्यूल 4 में क्या आता है? राज्यसभा सीट्स।
शेड्यूल 5 में क्या आता है? ता, मे, मी। इस पे भी क्वेश्चन चेक करो, लास्ट टू लास्ट ईयर त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, सीधे 4 स्टेट के नाम पूछ लिए थे कि शेड्यूल 5 कौन से स्टेट पे लगता है। 4 ऑप्शन दे दिए, सब में 4 स्टेट डाल दिए। अब जिसको तामेमी याद था वो चेक करता, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम टिक मार के आगे बढ़ जाता। शेड्यूल 6 अदर शेड्यूल एरियाज, यहां तक कोई दिक्कत? त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, यहां तक कोई दिक्कत? थर्ड वाले में ओथ, शपथ, कौन किसकी शपथ लेगा? कोई संविधान की लेगा, कोई भगवान की लेगा, कोई झूठ ना बोलने की लेगा। जैसे हाई कोर्ट जज और सुप्रीम कोर्ट जज संविधान की शपथ लेते हैं, मैं संविधान की निष्ठा रखूंगा। लेकिन मंत्री जी किसकी शपथ लेते हैं? कि मैं कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आने दूंगा। तो सबकी शपथ अलग अलग है ना, क्योंकि फायदा देखो कैसे। अब मंत्री जी से फायदा मानो, मान लो लखनऊ के पास सुल्तानपुर रोड बननी थी, जहाँ लुलु मॉल पलाशियो खुल गया है। उस एक समय वो सबसे सस्ती ज़मीन थी लखनऊ की। अब एक बात बताओ, क्या एक दिन में पलाशियो मॉल बन गया? कभी पास हुआ होगा, मंत्री जी को पता होगा, वहाँ पे जो अधिकारी हैं ब्यूरोक्रेट्स हैं बड़े, उनको पता होगा कि भाई सरकार प्लान कर रही है उधर बनाने का। लेकिन आम जनता को तो नहीं पता ना। अब आम जनता मान लो 1000 रुपये स्क्वायर फीट जगह बिच रही हो वहाँ पे। अब उमाम जैदी को तो मालूम ही नहीं है पलासियो बनने वाला है। हम मंत्री हैं, तुम मेरे खास हो, हमने तुमको बता दिया कि सुल्तानपुर रोड पे ये सारी चीज़ें आने वाली हैं, स्टेडियम बनेगा, पलाशियो बनेगा, सारी चीज़ें बनेंगी। ऐसा कर भाई सुल्तानपुर रोड पे ज़मीन खरीद ले। अब उमाम जैदी के पास आए, उमाम भाई क्या करो? उमाम जैदी ने कहा 1000 रुपये स्क्वायर फीट सर जगह चली। कहते तो उमाम भाई ऐसा करो 2000 लो। उमाम जैदी खुश, यार यहाँ तो कोई आ ही नहीं रहा था। ले लिया उमाम जैदी ने, 2000 रुपये स्क्वायर फीट में बेच दी। अब उसके बाद वहाँ इतना डेवलपमेंट आ गया, वो जगह 14,000 रुपये स्क्वायर फीट। अब ये चीज़ किसको मालूम थी? पॉलिसी मेकर को, मंत्री जी को, आईएएस को, जो उनकी डिपार्टमेंट में थे, कि सरकार यहाँ पे डेवलपमेंट लाएगी। मेदांता हॉस्पिटल जिस दिन तुमको दिखता है कि मेदांता आ गया, उससे 10 साल पहले ही स्कीम बन चुकी होती कि मेदांता आने वाला है। या 10 नहीं तो 5 साल पहले। एकदम से थोड़ी डेवलपमेंट हो जाएगा कि मेदांता ने आज बोला और आज बना दिया। पहले ज़मीन ली जाएगी, लैंड एक्वायर होगा, फिर मुआवजे दिए जाएंगे, तो एक लंबी सी प्रक्रिया चलती है। अब आम आदमी इतनी प्रक्रिया जानता है नहीं, इसीलिए तुमने देखा होगा जो ठेकेदार होते हैं, जो बिल्डर होते हैं, उनके सचिवालय में या मंत्री लोगों से खास कनेक्शंस होते हैं। वो आउट कर देते हैं इंफॉर्मेशन कि भाई ये होने वाला है। बिल्कुल होता है, उनको इन्फॉर्मेशन होती है, उन्हें पता होता है इस ज़मीन के पास से हाईवे निकलने वाला है, तुमको नहीं पता, हमको पता चल गया। हम उमाम जैदी के पास गए, हमने बोला कि भाई यार क्या करोगे ज़मीन का, कितने में दोगे? उमाम जैदी ने बोला मान लो अब स्क्वायर फीट तुम लोग को टफ लग रहा होगा, उमाम जैदी ने बोला भैया 25 लाख रुपए रेट चल रहा है। तो हमने कहा उमाम यार तुम ऐसा करो 25 छोड़ो, हम तुमको 35 देते हैं। उमाम जैदी खुश, 35 लाख में मिल गई। अब उसके 1 महीने बाद उमाम जैदी को पता चला हाईवे निकल गया। 35 ये होता ही है, यही होता है। इसीलिए इसी चीज़ की मंत्री जी शपथ लेते हैं, सीक्रेसी की। पर सीक्रेसी रखते हैं नहीं रखते हैं वो उनकी बात है। तो सबकी शपथ अलग अलग होती है। हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज इस चीज़ की शपथ लेंगे कि हम संविधान को बचाएंगे। मंत्री जी ये शपथ थोड़ी लेंगे। मंत्री जी ये शपथ लेंगे कि मैं कोई भी इंफॉर्मेशन आउट नहीं होने दूंगा। इसीलिए जो मंत्री होते हैं और टॉप लेवल ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ऊपर के अधिकारी, आईएएस ऑफिसर, सीनियर जो सेक्रेटरी होते हैं, सचिव होते हैं, इनके पास ये सारी इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि पॉलिसी तो यही बना रहे हैं। अभी जैसे बात चल रही है सचिवालय शिफ्ट करने की, अब हमको कहाँ पता कहाँ शिफ्ट हो रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं सुल्तानपुर रोड पे हो रहा है। अब लेकिन जो शिफ्ट कर रहे हैं लोग, उन्हें तो पता है ना कहाँ शिफ्ट हो रहा है। तो उसके जिसको पता है ना उसको पता भी चल रहा है। तो मान लो इस जगह शिफ्ट हो रहा है, तो ये जगह महंगी नहीं हो जाएगी? अभी हम उमाम जैदी को बोलेंगे कितने में दोगे? बोले 25 में। बोला बेटा 35 लो। उमाम जैदी खुश। लेकिन भाई 1 महीने बाद बाल पकड़ के खड़ा हो जाएगा भाई कि हाईवे निकल गया। ये होता है, ये बहुत होता है।
क्या कह रहे हो बताओ? 6th है अदर शेड्यूल एरियाज, इन सारे जो जहाँ पे शेड्यूल कास्ट है उनके लिए प्रोविजंस। ठीक, अभी तो बता रहे हैं भाई, तुम ही लोग मुझे डिस्ट्रैक्ट करते हो। तुमने ही किया था बेटा। नॉलेज इसमें क्या मिल रही है? हैं? क्या? अच्छा वो लिखो। शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 क्या है? यूनियन के पास कुछ पावर है, स्टेट के पास कुछ पावर है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसपे दोनों कानून बना सकते हैं। तो मान लो अब योगी जी एक सुबह उठे और योगी जी बोले यार आज से आर्मी की यूनिफॉर्म ऑरेंज कलर की, तो योगी जी को उनके सचिव बताएंगे ना कि सर आप आर्मी पे लॉ नहीं बना सकते। तो योगी जी बोलेंगे क्यों नहीं बना सकते? तो वो बोलेगा सर आप कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 7 उठा के देखिए, उसमें आर्मी पे कानून केंद्र सरकार बना सकती है। तो जिस दिन आप प्रधानमंत्री बनेंगे उसकी अगली सुबह हम ऑरेंज कलर की शायद यूनिफॉर्म कर दें। समझे? इसलिए तो तुमको तो कर ही दिया है। शेड्यूल शेड्यूल 7 पे आओ, शेड्यूल 7 पे आओ। तो शेड्यूल 7 पे यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट बना दी गई। अब क्योंकि लिस्ट बनेंगी तो शेड्यूल में डाल दिया। फिर शेड्यूल 8 में हमने वो लैंग्वेजेस लिख दी। क्यों? इंडिया में ये भी लिखना जरूरी था क्योंकि इंडिया में हर 100 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है। एक चीज होती है लैंग्वेज, एक चीज होती है डायलेक्ट, एक चीज होती है भाषा, एक चीज होती है बोली। इंडिया में भाषा थोड़ी दूरी पे बदलती है पर बोली हर 50 किलोमीटर पे बदल जाती है। हाँ, तुम इधर जाओ, वेस्ट में जाओ, इटावा साइड जाओ, फरुखाबाद जाओ, इधर जाओ अलग भाषा है, इलाहाबाद चले जाओ अलग भाषा है, गोरखपुर चले जाओ उधर एक अलग भाषा है, बनारस में अलग भाषा है ना? तो सब, तो भाषा हिंदी है पर बोली सबकी अलग अलग है। अब इंडिया में कोई उड़िया बोल रहा था, कोई पंजाबी बोल रहा था, कोई मराठी बोल रहा था, कोई सिंधी बोल रहा था, उर्दू बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कितनी सारी भाषाएं थी। तो इन्होंने बोला ऐसा करते हैं सर, 14 भाषा इनिशियली डाली गई थी, अभी कितनी भाषाएं? तो देयर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश है, ऑफिशियल नहीं, बट शेड्यूल 8 में कितनी लैंग्वेजेस हैं? 22। ऑल इंडिया लेवल का कोई एग्जाम होता है, यूपीएससी, यूपीएससी इज कंडक्टेड इन ऑल दीज लैंग्वेजेस। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? अब शेड्यूल 8, शेड्यूल देखो, अब यहाँ तक ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, यहाँ तक ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था। शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 समझ लो, फिर शेड्यूल 9 और उसमें टाइम लगेगा 10 में, वो मैं अभी समझाऊंगा। शेड्यूल 10, 11, 12 तीनों समझ लो। 9 अभी छोड़ते हैं, किसको छोड़ रहे हैं? 9 हम इसके बाद ही पढ़ेंगे अगली स्लाइड में, पहले इसको निपटा लेते हैं। शेड्यूल 10 में हमने किसके बारे में लिखा है? एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। जब आगे आएगा तब पढ़ेंगे, बस ये समझ लो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के बाद आ रहा है। तो जब हमने 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया था, मतलब 52वीं बार कॉन्स्टिट्यूशन बदली थी, तो हमने क्या क्या डाला था? एंटी डिफेक्शन। किस लिस्ट में? 10 लिस्ट में। कौन से ईयर में? 1980। एक बार इस पर क्वेश्चन पूछा गया था कि दल बदल कानून कौन से प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आया? राजीव गांधी। 1985 में कौन था पीएम? तो उनको राजीव गांधी थोड़ी चेक करना था, वो ये जिसको ये याद था वो राजीव गांधी मार्क कर देगा। 84 में इंदिरा गांधी मर गई थी, और मैंने तुम लोगों को पढ़ाया भी था ऑपरेशन ब्लू स्टार, भिंडरन वाला, अकाल तख्त, गोल्डन टेम्पल। अब तुम लोग रिवाइज नहीं करते, आएगा कहीं कुछ बाहर से नहीं, बस तुम लोग रिवाइज नहीं करते हो। मैं अपना काम बराबर करता रहता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई। आगे आओ, 11 देखो। 11 है पंचायती राज और 12 में है म्यूनिसिपैलिटी। पंचायती राज को दिए हैं हमने कितने आइटम? म्यूनिसिपैलिटी को दिए 18।
ये आया 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से और ये आया 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। ये समझ में आया क्या? बचा कौन सा? 9 बचा। 9 को डिटेल में समझते हैं। हाँ 50 पेज हर बार हो जाते हैं ना, जान मतलब थक जाती, थकान हो जाती मेरी क्लास में है। आओ आ गया। तुम थके हो कि नहीं अभी? शेड्यूल 9 समझते हैं। देखो जब इंडिया को आज़ादी मिली तो ज़मींदारी हुआ करती थी हिंदुस्तान में, तो लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी। अब पंडित नेहरू थोड़े सोशलिस्ट नेचर के आदमी थे। सोशलिस्ट मतलब बताया था एक बार बहुत अच्छे से, समाजवादी। और थे भी भाई, तुम लोग कुछ भी बोलो, कभी पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा। जवाहरलाल नेहरू वॉज अ रियली ग्रेट लीडर। तुम देखो इतनी गरीबी है इंडिया में, तब भी हम इसरो जैसी चीज़ें बना ले गए, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी बना ले गए। अब तुम बोलोगे कि नहीं भैया मोदी जी ने किया है। तुम एक बार बताओ, अभी 9-10 साल तो हुए मोदी जी को आए हुए, IIT IIM का कल्चर किसने बनाया? और पाकिस्तान में नहीं बना वो कल्चर, आज़ादी तो दोनों को साथ में मिली थी। तुम देखो IIM बना दिया, IIT बना दी, उस समय इसरो बना लिया। अभी चंद्रयान जब निकला था तो तुमने देखा होगा इसरो का एक फ़ोटो आ रहा है, इसमें साइकिल से ले जा रहे थे रॉकेट। तो किसी आदमी ने उस टाइम पे सोचा था ना कि हम देश हमारा गरीब ज़रूर है, लेकिन तब भी मैं इसरो बनाऊंगा ज़रूर। इसका मुझे आज असर नहीं दिखेगा, लेकिन आज से 50-60 साल आने वाली पुश्तें कहीं ये नहीं बोलेंगे कि नहीं भाई हमारे पास तो रॉकेट लॉन्चिंग के लिए इसरो नहीं है। इंडिया में गरीबी है नो डाउट, पर इंडिया जैसी गरीबी वाले और देशों में जाओगे तो वहाँ इसरो विज़रो नहीं मिलेगा। आज तुम देखो हम लोग जब चांद पे जाते हैं तो फ्रांस, चाइना, अमेरिका ऐसी लिस्ट में आ जाते हैं, इतनी गरीबी के बावजूद। और तुम मुझे कोई एक देश बताओ इंडिया जैसा जो इंडिया टाइप गरीब हो, पर तब भी इसरो भी कर रहा है, IIM भी कर रहा है, IIT भी कर रहा है, बार्क भी कर रहा है, न्यूक्लियर रिएक्शन भी कर दिया, पोखरण पढ़ाया था। तो ये कहाँ से आया भाई? अगर उस टाइम पे नेहरू जी के अलावा कोई, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट कोई इस टाइप का नेता आ जाता कि धर्म की पॉलिटिक्स करेंगे, अच्छा बुरा मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, लेकिन तुम समझो, तो उस टाइम पे हमारा ध्यान इस पे कभी जाता ही नहीं। तो उस टाइम तो बड़ा अच्छा लगता, जैसे पाकिस्तान को भी लगा। आज की जनरेशन ना इसरो देख पाती। हम कितने भी गरीब हो गए इंडिया, बट इसरो है हमारे पास, बार्क है हमारे पास, एटॉमिक एनर्जी हमारे पास, एटम बॉम्ब हमारे पास, IITs हमारे पास, IIM हमारे पास, IISc बैंगलोर हमारे पास। तो कोई तो आदमी उस समय बैठा था ना, उसके भी तो सच्चे कहते होंगे अरे सर खाने को है नहीं देश में, आप इसरो खोल रहे हो। किसी ने तो बोला होगा ना नेहरू जी को कि सर देश में इतनी भूखमरी रहती है और आप इसरो पे ध्यान लगा रहे हैं। तो नेहरू जी ने बोला होगा ना कि थोड़ा एडजस्ट करो, लेकिन इसरो खोलेगा। उस टाइम पे तो उसका बेनिफिट नहीं दिखा होगा, लेकिन आज 60 साल बाद जब चंद्रयान हो रहा है तो बेनिफिट दिख रहा है। मैं मोदी जी का कोई क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, प्लीज़ मेरे पे गुस्सा मत होना कोई, लेकिन तुम समझो इस चीज़ को, चंद्रयान मोदी जी ने नहीं कराया है। चंद्रयान करने के लिए इसरो होना ज़रूरी था। तुम 2014 में इसरो नहीं खोल रहे हो, इसरो पहले से चल रहा था। तो नेहरू जी थोड़े समाजवादी नेचर के आदमी थे, तो नेहरू जी ने एक प्रॉब्लम देखी कि यार ये तो बड़े बड़े जमींदार हैं, मेरे छोटे छोटे किसानों का क्या होगा। और उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ थी, राइट टू प्रॉपर्टी। हम आगे पढ़ाएंगे, राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट हुआ करता था उस टाइम पे। मतलब तुमने अगर मेरी प्रॉपर्टी ली तो मैं सीधे कहाँ चला जाऊँगा? सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में और हाई कोर्ट 226 में। तो तुम जमींदार से ज़मीन लो, वो कहाँ चला जाएगा? और ऐसी चीज़ों में सरकार से भी बड़ा कौन है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कह देगा बेटा तुम जो कर वापस दो उसकी ज़मीन, फंडामेंटल राइट नहीं ले सकते, तुम्हारा फंडामेंटल राइट नहीं लिया जा सकता, बताया है कई बार। तो अब नेहरू जी को अब नेहरू जी मान लो मैं अभी नेहरू हूँ, अब मैं नेहरू हूँ और तुम लोग मेरे सचिव हो, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कह रहा हूँ यार इंडिया में तो गरीबी बहुत है। गरीबी क्यों है? तो उसने बोला गरीबी इसलिए है सर कि ज़मींदार लोगों के पास ज़मीनें हैं
और वो किसानों से काम कराते हैं और किसान के पास ज़मीन है नहीं। अब क्योंकि जब तक आदमी का खुद का काम नहीं होता वो बहुत मेहनत नहीं करना चाहता, तो जब किसान की खुद की जोत होगी तो किसान उसमें कुछ नया करने की कोशिश करेगा। अभी तो बेचारा कर्जा ही चुकाता रहता है या पट्टे पे काम करता है। तो नेहरू जी ने बोला तो यार इनको ज़मीन कैसे दिलाई जाए, तो उन्होंने बोला नहीं दिला सकते सर, सारी ज़मीन ज़मींदारों की है। तो उन्होंने बोला नहीं मुझे तो दिलाना है। तो उनके सचिव ने बोला होगा, वो खुद भी लॉयर थे, उनके सचिव ने उनको बोला कि यार सर देखो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी इज़ अ फंडामेंटल राइट, और आप किसी की प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। आप प्रॉपर्टी लोगे तो ये खुद भी ज़मींदार है, ज़मींदार छोटा आदमी थोड़ी होता है, और ये कितने सारे ज़मींदार मिल जाएंगे, बढ़िया बढ़िया वकील करेंगे, आपसे अच्छे वकील कर लेंगे। मैं तुमको कल से क्या बताता हूँ, बहुत अच्छा लॉयर होगा तो वो डीएम से भी नहीं डरेगा, पीएम से भी नहीं डरेगा, सीएम से भी नहीं डरेगा। इंदिरा गांधी की भी सदस्यता किसी लॉयर ने ही रद्द कराई थी। तुमको देखो सुब्रमण्यम स्वामी कटर 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 बोलते ही रहता है, मोदी जी के अगेंस्ट बराबर बोलता है। अब तुम देखो तो इनको, अब इनके सचिव क्या बोलेंगे कि सर अगर ये तुम जमीनें लोगे जमींदारों से तो ये करेंगे बढ़िया वकील और सुप्रीम कोर्ट में दरवाज़ा खटखटा देंगे और हाई कोर्ट में। जब आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाएगा मैटर तो वो तुरंत देखेंगे कानून, क्योंकि असलियत में देश में क्या है, रूल ऑफ लॉ बोलेगा कि फंडामेंटल राइट है क्या, राइट टू प्रॉपर्टी, आपका सारा मामला खत्म हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे नेहरू जी, तो नेहरू जी ने बोला यार एक चीज बताओ, हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसे रखा है, फ्लेक्सिबल, चेंज कर सकते थे। तो उन्होंने बोला अच्छा ऐसा करो, नहीं चेंज करो, और कॉन्स्टिट्यूशन में पहला चेंज किया गया 1951 में। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ, नेहरू जी ने पहला चेंज लाया 1951 में और नाम रखा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अमेंडमेंट मतलब बदलाव, एक्ट मतलब कानून, कॉन्स्टिट्यूशन के में बदलाव को कहते हैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन बदला गया, साल था 1951, और जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि मैं एक नई लिस्ट डाल रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, मैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक नई लिस्ट डाल रहा हूं। अब क्योंकि वो लिस्ट है तो शेड्यूल है, और अब तक कितने शेड्यूल थे, 8, तो पहला ही ऐड कौन सा हो गया, 9। उस शेड्यूल का नाम होगा शेड्यूल 9। उस शेड्यूल में अगर कोई भी कानून डालूंगा, उस लिस्ट में कोई भी कानून डालूंगा तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, समझे। और पहला ही उन्होंने कानून लाया लैंड रिफॉर्म एक्ट, जिसमें जमींदारों से ज़मीनें ले ली गई और छोटे किसानों में बांटी गई। अब इसमें भी बड़े लूप होल थे, लोगों ने अपनी बीवी बच्चे चाचों में ही बांट दी। अरे लैंड सीलिंग कर दी, लैंड सीलिंग करने का मतलब क्या है, तुम्हारी ज़मीन पे सीलिंग लगा दी कि एक आदमी फला इतने ही एकड़ ज़मीन रख सकता है। अब मान लो मैं 1000 एकड़ ज़मीन का मालिक था, लैंड सीलिंग आई, मुझसे बोला गया एक आदमी 20 एकड़ रख सकता है। अब मेरे 980 एकड़ का मैं क्या करूँगा, 20 एकड़ माली के नाम कर दी, 20 एकड़ बच्चे के नाम कर दी, 20 एकड़ बीवी के नाम कर दी, 20 एकड़ इसके नाम, 20 एकड़ उसके नाम, जितने ने भैया बोला सबके 20-20 एकड़। तो लूपहोल हुए और वो हमेशा होंगे, लेकिन कईयों को ज़मीनें भी मिली। इसलिए तुम देखो जहाँ पे ये कानून अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ वहाँ का किसान अमीर हो गया। अब सुनो, लैंड रिफॉर्म एक्ट हुआ जिसमें लैंड सीलिंग लगाई गई कि एक आदमी इतनी फला ज़मीन रख सकता है, ये ज़मीनें बटी गरीबों में। अब ये ज़मीनें आ गई, इस बोला शेड्यूल 9 को मैंने क्या लैंड रिफॉर्म बोला था, ये था शेड्यूल 9। अब सुनो, अब ये 20 साल तक चलता रहा नाटक। अब उस समय नेहरू जी वॉज वेरी पावरफुल, लॉयर भी थे तो कोर्ट में भी फैटर्निटी मजबूत थी, और जब तक जिंदा रहे तब तक प्रधानमंत्री रहे, और फेमस भी थे पंडित नेहरू। तुम देखो बहुत सारे लोग पुराने कांग्रेसी होते हैं। नेहरू जी जब तक जिंदा रहे, नेहरू जी पीएम बने रहे। 1973 में एक केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में, केशवानंदा भारती केस, केशवानंदा भारती केस।
हुआ 1973 में। आज तक सबसे बड़ी बेंच बैठी है। बेंच मतलब सामने कितने जज बैठे थे। इसमें बैठे थे सामने 13 जज सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट में 34 जज हैं आज, उस टाइम तो 18-20 होते थे। 13 जज बैठे सामने और सुनवाई शुरू हुई। उन 13 जजेस ने उस समय बोला कि देखो, अगर तुम ये तो हमारी ताकत खत्म हो जाएगी। क्यों? कोई भी प्रधानमंत्री आएगा, कोई भी कानून बनाएगा और जहां उसको कोर्ट का डर लगेगा तुरंत शेड्यूल 9 में डाल देगा। नहीं समझे? मतलब मान लो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में भले ही लोगों ने कह दिया सही है, पर रिलीजियस ग्राउंड्स पे मान लो नहीं सही है कि मुस्लिम्स को तुमने हटा दिया, तो फिर कोर्ट का काम क्या रह जाएगा? तुम आए, तुमने कोई कानून बनाया कि मान लो आज से हिंदू राष्ट्र, सुनते रहना, नाराज नहीं होने से कोई, आज से हिंदू राष्ट्र। अब कोर्ट क्यों बैठा है कि कुछ वकील जाएंगे कहेंगे सर इसमें प्रीएम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, तो हिंदू राष्ट्र कैसे डिक्लेयर कर रहे हैं? तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा हाँ भाई बात तो सही है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को ये खारिज करो कानून और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दो, ये गलत हो रहा है। लेकिन अगर ये चीज़ व्यवस्था चलती रहती, कोई आता और कहता हिंदू राष्ट्र है देश और इसको शेड्यूल 9 में डाल दो। अब जब शेड्यूल 9 में डाल दोगे तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसका कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला यार इस चीज़ से तो मेरा रहने का कोई मतलब ही नहीं बचा। जब भी तुमको मेरा डर लगेगा तुम उसको शेड्यूल 9 में डाल दोगे। अब नेहरू जी का उस समय इतना हो रहा था, ऑपोजिशन भी नहीं होती थी। मोदी जी जितने पिछली बार पावरफुल थे, इस बार इतने पावरफुल थोड़ी हैं। ऑपोजिशन मजबूत आ गया। नेहरू जी जब पीएम बन रहे थे ऑपोजिशन था ही नहीं, कांग्रेस चलती थी, तो उस टाइम पे बात संभल गई। 1973 बाय द टाइम 1973 नेहरू वाज ऑलरेडी डेड। 1964 में मौत हो चुकी है नेहरू जी की। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो 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 ऐसा करते हैं, 1973 में ये केस फाइल हुआ है, 1973 से पहले जो जो कानून शेड्यूल 9 उनको हम अब कभी नहीं छेड़ेंगे, उनको हम नहीं छेड़ेंगे। इसलिए देखो लैंड रिफॉर्म वाला चीज नहीं छेड़ी गई। लेकिन 1973 के बाद अगर तुम शेड्यूल 9 में कुछ डालोगे भी, तब भी मैं जुडिशियल रिव्यू कर लूंगा। समझे मतलब? क्या बोला उस केस में? केशवानंदा भारती केस में क्या बोला कि 1973 से पहले के जो केस, अगर उनको शेड्यूल 9 में डाला तो जुडिशियल रिव्यू नहीं करूंगा। अब डल गया, क्योंकि अगर इस चीज को कह देते नहीं खोलूंगा तो तुम समझो पुराने कितने केस निकल आते, फिर जमींदार सारे पहुंच जाते कि हटाओ शेड्यूल 9 से, वापस दिलाओ। तो कोर्ट भी इतना समझदार होता है, ईगो के चक्कर में वो नहीं खराब करना है देश की व्यवस्था। पर क्या बोला, 73 के बाद जो भी डालोगे, अगर तुम शेड्यूल 9 में डाल भी दोगे तब भी मैं जुडिशियल रिव्यू कर लूंगा। समझे? ये है शेड्यूल 9। समझ में आया? बस इतना डिटेल में कोई पढ़ा ही नहीं पाता है। बस पढ़ाते हैं लोग, पढ़ा लेते हैं, लेकिन पढ़ा भी लेते हैं, ऐसा नहीं है। क्लैट में नहीं पढ़ा पाते हैं, हायर एग्जाम्स में पढ़ा लेते हैं। क्लैट में उनको इतना आता ही नहीं होता। आगे चलो। अब तुम बताओ, फेडरल स्ट्रक्चर लिखवाई थी हेडिंग, अब फेडरल पढ़ा तो दिया शेड्यूल 7, यही तो पढ़ाया। अब आगे लिखो फंडामेंटल राइट्स, चैप्टर 3 फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 2 सिटीजनशिप। बस 1 मिनट ब्रो। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग है, क्योंकि लैंड किसका सब्जेक्ट है? स्टेट का। लैंड स्टेट का सब्जेक्ट है, हमें वो नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब 100 सब्जेक्ट यूनियन के पास हैं, 51 स्टेट के पास हैं, कई सारे वो हैं कॉन्करेंट। हमें 3-4 याद रखने हैं। जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे मॉड्यूल से तो तुमको उसमें मिल जाएगा।
ये फंडामेंटल राइट पार्ट 3 नॉन नहीं जस्टिशिएबल कैन गो टू कोर्ट ये मोटा मोटा है। नेक्स्ट क्लास में इसके आसपास घूमेंगे। अब नेक्स्ट क्लास से करेंगे फंडामेंटल राइट। ठीक, थक गया हूँ यार, छुट्टी नहीं है, अभी एक और क्लास होगी। देखते हैं, देख रहे हैं